सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस से, जिसका नाम है इलेक्शन। चैप्टर 7 है हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्शन। इससे हम लोग समझेंगे कि आपके देश के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्शन के क्या बेनिफिट है और क्या कारण है इलेक्शन करवाने के। ये सारे कारणों को हम लोग समझेंगे और सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्शन से रिलेटेड वो सारे हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इस चैप्टर से आपका एग्जाम में जो भी मार्क्स आएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो फिक्स हो जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए वन शॉट में ये चैप्टर को पूरा फिनिश करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग चीजों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े क्वेश्चंस के ऊपर, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है कि 4 बड़े क्वेश्चंस का नाम जिक्र हुआ है। पहला है कि व्हाई आर इलेक्शन इसेंशियल टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्यों इलेक्शन जरूरी हो जाता है, क्या कारण है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जरूरी ही है। दूसरा, हाउ डू इलेक्टोरल सिस्टम एंड रूल्स शेप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस। यहाँ पे ये भी हम लोग समझेंगे कि कैसे इलेक्टोरल सिस्टम जो है हमारे कंट्री के अंदर कैसे जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का शेप लेता है, कैसे रूल्स को फॉलो करता है। हमारा जो भी इलेक्टोरल सिस्टम है वो कैसे कैसा रूल्स को फॉलो करता है, इलेक्टोरल सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने तरह का इलेक्टोरल सिस्टम होता है, ये भी हम लोग पूरे जानकारी की तरह हम लोग इकट्ठा करेंगे इसका जानकारी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू इंस्टीट्यूशन एंड लॉज प्ले इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। ये भी समझेंगे कि क्या रोल है इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है कि जो इलेक्शन होता है उसमें एक तरह से फ्री एंड फेयर, यानी जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक होता है कि नहीं होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। व्हाट चैलेंजेस डू इलेक्शन फेस इन प्रैक्टिस एंड हाउ कैन दिस चैलेंजेस अफेक्ट डेमोक्रेसी। और ये भी जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इलेक्शन के टाइम पे और इन चैलेंजेस को कैसे खत्म किया जाए, कैसे है ना, कैसे जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, ये भी जानेंगे हम लोग, है ना। ये सारे चीजों का आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। बिना देरी किए पहले लाइक ठोक दीजिए आप, फिर शेयर कर दीजिए आप, बिना देरी किए। और चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे ताकि चैप्टर फिनिश हो जाए, एक वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का सबसे पहला चीज हम लोग कंटेंट जानेंगे, क्या क्या कंटेंट है इसमें, है ना, किन किन चीजों को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई इलेक्शन मैटर, है ना। इलेक्शन क्यों मैटर करता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इलेक्शन क्या है कि भाई इलेक्शन करवाना ही पड़ता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, दूसरा चीज जानेंगे हम लोग इनसाइड इलेक्शन मशीनरी, है ना। इलेक्शन कैसे काम करता है, उसके अंदर किन किन चीजों को करना पड़ता है, और उन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे कि जो भी इलेक्शन के अंदर होता है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। थर्ड चीज कि द इलेक्टोरल सिस्टम, यानी पूरा इलेक्शन जो होता है उसका एक सिस्टम है, कहीं ना कहीं उस सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। फिर चौथा जानेंगे कि द लॉ गवर्निंग इलेक्शन, यानी जो लॉ बना हुआ है इलेक्शन के लिए वो लॉ फॉलो होता है कि नहीं होता है, और उस इलेक्शन में किन किन लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन लॉ को दिया गया है इस इलेक्शन को लेकर के, वो भी जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन, यानी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या उनका ये सीमा है कि जिस सीमा के दायरे में रह करके इलेक्शन काम करता है, इलेक्शन कमीशन काम करता है, पूरा इलेक्शन सिस्टम काम करता है, वो भी जानेंगे हम लोग। फिर 6th पोजीशन पे क्या है भाई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर जानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे चैलेंजेस के बारे में कि कैसे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर फाइनली हम लोग जानेंगे क्विक रिवीजन, यानी एक तरह से आगे बढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से समरी कर लेते, समराइज कर लेते चीजों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए चैप्टर को हम लोग यहाँ से। और वाई इलेक्शन मैटर सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए, और उस लीडर को चुनने के लिए इलेक्शन चाहिए। जब इलेक्शन होगा तभी तो लीडर को चुन पाएंगे ना हम लोग, नहीं तो कोई भी अगर बिना इलेक्शन के कोई भी लीडर बन जाएगा तो क्या वो सबके सहमति से बना, नहीं बना, है ना। कहीं ना कहीं उसके पास पावर होगा, पैसा होगा, बड़ा आदमी होगा, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता होगा, या फिर राजा का बेटा होगा, राजा बन गया फिर से, तो वैसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग जो है कि अपने लीडर को चुनने का सबको मौका मिले। तो इलेक्शन में क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। तो क्यों मैटर करता है इलेक्शन भाई, तो इलेक्शन आर द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। जैसे हमारा हार्ट जो है हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जरूरी है। जैसे हमारा हार्ट हमारे बॉडी के लिए जरूरी है ना। हार्ट का काम क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, पूरे बॉडी के अंदर ये ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी के अंदर। तो उसी तरह हमारे पूरे डेमोक्रेसी को संभाल कर रखना ये एक इलेक्शन का जिम्मेदारी होता है, पूरे डेमोक्रेसी को बचा के रखना, संभाल कर रखना। बिना
इलेक्शन के डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो सकता है। पीरियोडिक इलेक्शन गिव सिटीजन द पावर टू चूज द रिप्रेजेंटेशन एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। विदाउट रेगुलर इलेक्शन सेल्फ गवर्नेंस बिकम हॉलो। अब समझिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। बोल रहा है ना कि जो भी इलेक्शन होता है, जो भी टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है, हमारे कंट्री में तो हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, ये तो सबको पता होगा। तो वो जो भी इलेक्शन होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे कौन खड़े होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। हर एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, यानी टोटल हमारे भारत का अगर बात करेंगे लोकसभा का सीट तो 543 है, और हर एक रिप्रेजेंटेटिव से, हर एक सीट से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है। तो इसी एक सीट पे हर जगह पे लड़ा जाता है, यानी 543 जगहों पे ये इलेक्शन होता है। और उनके पास पावर होता है, किन के पास? सिटीजन के पास ये पावर होता है कि वो किन को जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनेंगे। क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है बनता है, लेकिन इसके जगह पे 4-5 लोग खड़े होते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। एक सीट के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। जिनको जनता चुन लिया वो इलेक्शन में, यानी इलेक्शन जीत जाएंगे और वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, वहां के प्रतिनिधि बन जाएंगे। समझ गए? और होल्ड देम अकाउंटेबल। और ये भी है ना, इलेक्शन ये भी चीज बताता है कि आप अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, है ना, आंसरेबल होना चाहिए। अब मान लो कि हम किसी को नेता चुनकर बना दिए, भेज दिए, अब वो क्या किया क्या नहीं किया वो तो बताया ही नहीं मेरे को। सिर्फ हम क्या किया, उसको वोट दिया, जीत गया, वो गया अपना, मतलब अपना समझ संभल रहा है बस उससे, मतलब अपना बोरिया बोरिया भरने में लगा हुआ है। वैसा नहीं होना चाहिए, है ना, आंसरेबल होना चाहिए कि आपने मेरे लिए किया क्या है, पहले ये बताओ आप। ये सवाल पूछना हमारे हक है ना, जनता का हक है, तो आप पूछो ये चीज। तो विदाउट रेगुलर इलेक्शन क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट बिकम हॉलो, यानी एक तरह से खोखला हो जाता है। बिना इलेक्शन के आप करवाओगे ना, कोई को भी नेता बनाओगे तो सिस्टम पूरा खोखला हो जाएगा, है ना। शरीर खोखला, ये शरीर कह रहे हैं, पूरा कंट्री खोखला हो जाएगा। तो ये इसलिए इलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु इज चूजन, कौन चुनता है भाई? तो रिप्रेजेंटेटिव्स एट ऑल लेवल, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना उनको चुने जाते हैं, किसके द्वारा? बाय पीपल, है ना, इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन के थ्रू लोगों लोगों के द्वारा चुना जाता है, किसको? रिप्रेजेंटेटिव्स को। और वो हमारे एक तरह से लीडर बनते हैं, है ना। और ये तीनों लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, तीनों लेवल पे इलेक्शन कराए जाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल के ऊपर। और कहीं ना कहीं तीनों में सेम चीज होता है कि लोग जो है वो चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन, दो तरह का इलेक्शन होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये डेमोक्रेसी का बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर। डायरेक्ट में क्या होता है? सिटीजन डायरेक्टली वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, लाइक लोकसभा, विधानसभा, है ना, लोकल बॉडीज, यानी पंचायत सिस्टम। तो वो ये तीनों जगह पे कौन करता है डायरेक्ट इलेक्शन? डायरेक्ट वोट कौन करता है? ये लोग करते हैं, पीपल करते हैं, सिटीजन करते हैं, डायरेक्ट वोट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है समझिएगा, कि सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु देन चूज लीडर, है ना। सिटीजन क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया, चुन लिए इनको, ये सारे जनता है ना, सिटीजन है। तो ये सिटीजन जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिए, अब ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वोट करेंगे कि किनको जो है लीडर बनाया जाए। यानी कहाँ का लीडर का बात हो रहा है? प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, राज्यसभा के मेंबर को किसको किसको चुना जाए। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं ना वो कौन लेते हैं? हमारे द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसमें कहाँ कहाँ वोट होता है आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और राज्यसभा के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा। चलिए आगे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वाई वाई इट मैटर। तो भाई मैटर करता है भाई, क्यों नहीं मैटर करेगा? इलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है डेमोक्रेटिक के लिए। ये क्या करता है? लोगों को पावर देता है ना, इंश्योर करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आंसरेबल है कि नहीं, है ना, अकाउंटेबिलिटी निभाता है कि नहीं वो अच्छे से। और जस्टिस और इक्वालिटी प्रमोट करता है हमारा ये इलेक्शन जो है। सब लोगों को अधिकार है, देखो, जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, राइट्स, है ना, वोटिंग राइट जो है वो मिलता है सबको, चाहे अमीर गरीब ऊंच नीच जाति जो भी हो, उन सबको वोटिंग राइट मिलता है। इक्वालिटी सबके बीच होता है, यानी हर एक का वोट जो है इक्वल होगा, कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी है ना। और साथ में यहाँ पे क्या लिखा है? जस्टिस, सबके साथ न्याय होता है ना। अब ये नहीं है कि जो लंगड़ा लूल्हा है वो वोट नहीं करेगा, जिनका शरीर नहीं चल रहा है वो वोट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके साथ जस्टिस होना चाहिए भाई, सबके साथ, है ना। और ये डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, नेशन को बिल्डिंग करता है, यानी देश को बनाता है। हर वोट का जो है एक एक ना एक कीमत है, और हर वोट कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को बनाने में योगदान देता है। तो इसीलिए वोट जरूरी है करना। आप भी अगर आप 18+ हो जाओगे या फिर 18 हो जाओगे तो क्या करोगे? आप वोट डालने जाओगे, ठीक है, वोट डालने जाओगे। और ये आपका जिम्मेदारी है, जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
नेक्स्ट स्लाइड है इनसाइड इंडियाज इलेक्शन मशीनरी। कैसे जो है इंडिया के अंदर इलेक्शन काम करता है ये जानेंगे हम लोग। तो रनिंग इलेक्शन इन अ कंट्री अ लार्ज एंड डाइवर्स एज इंडिया रिक्वायर रोबस्ट लॉस system and multiple stakeholder working in coordination in every level national state और local। चलिए समझिएगा, जब इलेक्शन कराया जाता है हमारे जैसे कंट्री में, जैसे एक डाइवर्स कंट्री है हमारा ना, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, हर रिलीजन हर लैंग्वेज वाले लोग हैं, हर अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, है ना। तो ये सारे चीजों को एक जगह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, इसी को मैनेज करने के लिए क्या किए हैं, इंडिया के अंदर बहुत ही थोड़ा सख्त कानून बनाया है, एक सिस्टम बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, ठीक है। और बहुत सारे सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है ना, अलग अलग सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, और ये सारे लोग मिल करके जिम्मेदारी निभाते हैं इलेक्शन को प्रॉपर कंप्लीट कराने में। ये सारे लोग, ये सारे सिस्टम के लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग इलेक्शन को सही मायने में कंप्लीट कराने में सारे लोग जिम्मेदारी लेते हैं, ये सारे लोग। अब सारे लोग के बारे में जानेंगे। पहला क्या है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इलेक्शन कमीशन का ही होता है, वो सबसे अहम रोल प्ले करता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज, ये अगर नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होगा, किसके लिए अलग होगा, है ना, कौन लीडर बनेगा, तो ये भी होना चाहिए, इसके पार्ट है हमारे। फिर सोशल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, यानी एक जिम्मेदार नागरिक जो लोगों के बीच एक जानकारी प्रोवाइड करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, ताकि लोग जो है जागरूक हो, वोट डालें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। उनके लिए वो नेता क्या कर सकता है ये चीज बताएं, ताकि वो वोट डालने जा सके। ओके। और मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि हर नेता के बारे में बताना, जैसे जो भी इलेक्शन में खड़ा है उसके बारे में सही जानकारी दे देना जनता को, ताकि जनता एक जो फैसला है वो सही ले सके। अब ये नहीं कि किसी को भी नेता बना दिया जाए। तो यहाँ पे तो भारत का मीडिया तो बिक चुका है ना, फालतू नंबर है उसका, 157 नंबर पे हमारे भारत के मीडिया का पोजीशन है, रैंक है, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट है हमारे वोटर्स, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है वोटर्स। अगर ये सारा चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए हो रहा है ना, यही लोग करेंगे, क्या करेंगे भाई, तो वोट करके इलेक्शन करके चुनेंगे अपने नेता को, और चुनने के बाद क्या करेंगे, वो लीडर बनेंगे, ठीक है, जो भी जीतेंगे वो लीडर बनेंगे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस पार्लियामेंट्री लॉ डिफाइन द रोल्स एंड पावर ऑफ ऑल दिस स्टेक होल्डर, यानी जिसके पास भी जिम्मेदारी मिला हुआ है, जिसके पास भी पावर मिला हुआ है इलेक्शन के टाइम पे, उन सभी को कहीं ना कहीं पावर कौन दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम पावर दिया है हमारा, जो कि कानून वहां पे बना हुआ है, कानून वहां पे बना हुआ है कि इसके लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या कानून है, और इनके लिए क्या कानून है, क्या। तो इनके लिए तो बेसिक कानून है कि भाई आप सिटीजन हो, 18 साल के हो, तो आप वोट कर सकते हो। तो इनके लिए कानून ये है। इलेक्शन कमीशन का कानून, इनके लिए भी बहुत सारा कानून बना हुआ है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए, है ना, किसी निष्पक्ष, ये रूलिंग पार्टी का सपोर्ट ज्यादा मत कीजिए, है ना, रूलिंग पार्टी का सपोर्ट नहीं कीजिए, ये सारा चीज जो है कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे द इलेक्टोरल सिस्टम, यानी हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होता है उस कैसे किन किन सिस्टम पे काम करता है ये समझेंगे हम लोग। पहला पॉइंट ये इसमें क्या लिखा है ना, इंडिया फॉलो डिफरेंट इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट इलेक्शन, है ना, अलग अलग इलेक्शन होता है, जिसकी वजह से इंडिया में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे पहला सिस्टम है एफ पी टी पी। एफ पी टी पी क्या है भाई, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इस सिस्टम में थोड़ा अलग है, चलिए समझते हैं क्या सिस्टम है ये। यूज फॉर लोकसभा विधानसभा इलेक्शन, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में जो होता है वो एफ पी प्रोसेस से होता है। अब एफ पी प्रोसेस क्या है ये समझेंगे। एच वोटर वोट ऑफ फॉर वन कैंडिडेट इन देयर कंस्टिट्यूएंसीज। क्या करता है यहाँ पे कि हर वोटर जो है वो क्या करता है, इलेक्शन में वोट करता है, अपने कैंडिडेट को चुनने का काम करता है, ठीक है, उस कंस्टिट्यूएंसीज में। जैसे ये बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसीज है, तो सब जगह से एक एक चुन करके आया हुआ है, ये टोटल मान लेते हैं 543 लोग हैं, है ना, ये टोटल। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग जगहों से चुन करके आए हैं, वही जगह जो है कहलाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट विंस इवन इफ लेस देन 50%। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको टिक कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वीवीआई। इस इस चीज को समझने के लिए यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, वो कैंडिडेट जो 50%, जैसे हम लोग के पास क्या है कि 50% से ज्यादा वोट जो लेगा वो जीत जाएगा, यानी वही मेजोरिटी में रहेगा, वही सरकार बना सकता है, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इस सिस्टम में एफपीटीपी में क्या है भाई कि जिसके पास अगर 50% वोट नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, वो भी जीत सकता है। कैसे ये जानिए पहले। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्शन होता है, ठीक है, एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है जिसमें 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग, ठीक है, 5 लोग खड़े हैं, एक को मिला मान लेते हैं
एक को मिला 10 सीट मिला, नहीं 10 वोट मिला मान लेते हैं, एक को मिला 20 वोट, एक को मिला 40 वोट, एक को मिला 25 वोट, एक को मिला 35 वोट। देखिए कोई इसमें 50% नहीं है ना। अगर 50 यानी 50 से ज्यादा हो जाता, 50 से प्लस हो जाता, तभी वो इलेक्शन जीत पाता है इसमें से कोई कैंडिडेट। लेकिन यहाँ कोई 50 से ज्यादा नहीं है, सब 50 के नीचे ही है। तो क्या यहाँ पे गठबंधन होगा? क्या यहाँ पे दो पार्टी मिलकर के सरकार बनेगी? नहीं। यहाँ पे सिस्टम यूज होता है किस चीज का, कि जो सबसे ज्यादा वोट लिया है वो जीतेगा। यहाँ से जो सबसे ज्यादा वोट लिया है वही जीतेगा। तो यहाँ पे ये 40 वाला जो है ना, इस सिस्टम के अंदर ये 40 सीट वाला जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा। इन पांचों में से कौन जीतेगा? ये 40 सीट वाला, जिनके पास 40 सीट है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल एंड क्विक कैन विथ विन विदाउट मेजोरिटी सपोर्ट, यानी मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं होगा इसमें। तुरंत वोटिंग काउंट होगा, वोट काउंट होगा, कितना मिला वोट, जीत गया, है ना। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब जितना भी खड़े हैं उन सबसे ज्यादा होना चाहिए, जितने भी इलेक्शन में खड़े उन सबसे ज्यादा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? यूज फॉर, ये राज्यसभा के लिए होता है, प्रेसिडेंट के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, विधान परिषद के लिए होता है। इन सब के इलेक्शन के लिए ये सिस्टम यूज किया जाता है, पीआर वाला, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वोटर्स वोट फॉर अ पार्टी, सीट आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू वोट। हाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है कि इसमें क्या होता है कि वोटर जो होता है ना, वो पार्टी के लिए वोट करते हैं। जैसे विधानसभा में, या फिर ये विधान परिषद में, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये तीन जगह इलेक्शन होता है। तो तीनों जगह के इलेक्शन में ना मोस्टली जो है किनको सपोर्ट करेगा? जैसे मान लेते हैं कि टोटल इतना सीट है हमारा, ठीक है, इतना सीट है। तुम देख रहे हो ना इसमें क्या है, अलग अलग रंग से बना हुआ है, अलग अलग रंग से बना हुआ है। ऐसा क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ये कंफर्म है कि ये बीजेपी, मान लेते हैं 5 पार्टी है, बीजेपी 3 पार्टी, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये मान लेते हैं आरजेडी हो गया, ये मान लेते हैं ऐसे आरजेडी। तो ये 3 पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस आरजेडी, ये 3 पार्टी है, और तीनों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे ये इसमें एमएलए में, या फिर बोल सकते हैं एमपी में। तो क्या ये पार्टी, बीजेपी पार्टी, किसको सपोर्ट करेगा? जो बीजेपी कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेगा। यानी विधानसभा में, या नहीं विधानसभा कह रहे हैं, राज्यसभा में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या फिर विधान परिषद में, यहाँ पे जो भी इलेक्शन होगा, यहाँ पे जो भी इलेक्शन होगा तो वो अपने ही पार्टी के लोगों को सपोर्ट करेगा ना। यहाँ पे जो भी खड़ा होगा, जो भी इलेक्शन में इसमें खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं ये अपने ही पार्टी के लोग इसको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो बीजेपी वाला बीजेपी को सपोर्ट करेगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, आरजेडी वाला आरजेडी वाले को सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये सिंपल प्रोसेस से ये चुनाव होता है ऐसे ना। विधान परिषद यूज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर्म ऑफ पीआर, यानी इसको बोल सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी एक तरह से वोट उसी को जाएगा जो हमारे पार्टी का होगा, जो हमारे पार्टी का, मेरा वोट उसी को जाएगा जो हमारे पार्टी का होगा। ये वाला सिस्टम है, ठीक है। थर्ड में क्या है कि मेजोरिटी सिस्टम। ये तो सिंपल सी बात है, मेजोरिटी सिस्टम सबको पता होगा कि इसमें 50% से ज्यादा वोट मिल गया, आप जीत गए चुनाव को, है ना। ये जनरल इलेक्शन में होता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ना, उसके जनरल इलेक्शन में ये चीज किया जाता है ना। ये देखिए ये वाला समझिएगा, एफ पी टी पी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए होता है, यानी जहां पे एक सीट का बात होगा वहां के लिए ये सिस्टम है, ठीक है, वहां के लिए ये सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम जो है ये पूरे कंट्री के लिए है। इसमें 50% से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा आपको, तभी आप इलेक्शन जीत पाओगे, और साथ में आपको मेजोरिटी में रहना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना, कोलिजन होता है। इसमें क्या होता है? कोलिजन होता है, इसमें कोलिजन होता है ना। यहाँ पे गठबंधन का सरकार बनेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं जा पाया, यानी 50%, जैसे हम बताए थे ना कि 5 लोग खड़े हैं, और पांचों लोग का जो है, 5 लोग खड़े हैं, और पांचों लोग जो है, एक 10 लिया है, एक 20 लिया है, एक 40 लिया है, एक 30 लिया है, और एक 25 लिया है। तो कहीं ना कहीं ये सीट सबसे ज्यादा लिया है, लेकिन फिर भी ये नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी में नहीं है। मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए? 50% से ज्यादा वोट। तो ये क्या करेगा ना, इससे सपोर्ट मांगेगा, और ये 40 और 20 मिलकर के 60 हो गया। अब ये जीत गया, ये सरकार अब बना सकता है। तो इसमें ये सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग कि कैंडिडेट मस्ट गेट मोर देन 50% ऑफ द वोट विन, है ना, 50% ज्यादा। नो वन वन गेट 50%, टॉप टू कॉन्टेस्ट इन द सेकंड राउंड, है ना। एक तरह से इसमें सेकंड राउंड वाला सिस्टम है ना। जैसे मान लो, तो मान लो कि दो ही कैंडिडेट है, लेकिन दोनों में से कोई मेजोरिटी में नहीं आ रहा है, मतलब 3 कैंडिडेट है, कोई मेजोरिटी में नहीं आया, तो सेकंड राउंड में जो है, जो मेजर कैंडिडेट होंगे, बड़े कैंडिडेट होंगे, उसमें भाग लेंगे, ठीक है। नॉट यूज्ड इन इंडियन जनरल असेंबली इलेक्शन। और ये जो है ना, ये सिस्टम आपको इंडियन जनरल या फिर असेंबली इलेक्शन में नहीं यूज होता है, मेजोरिटी वाला सिस्टम ये जो है, ठीक है। ये आपके, है ना, ये आपके नॉर्मल ऐसे ही यूज होता है, जो कि इलेक्शन के टाइम पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये लोकसभा के लिए नहीं है। एग्जाम्पल, नॉट यूज्ड इन लोकसभा।
चलिए आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कुछ अनाउंसमेंट मैं करूंगा अपने बाकी के चैप्टरों से रिलेटेड, तो अनाउंसमेंट को सुन करके जाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा कहीं बिजी होने वाला हूँ, इसलिए अनाउंसमेंट करके जाऊंगा कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वीडियो नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो के बाद वीडियो आएगा, लेकिन थोड़ा रुक करके आएगा, तो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, है ना। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझिएगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, बाई कैमरल क्या होता है भाई, तो ये समझेंगे हम लोग। तो इसमें 6 स्टेट शामिल है ना, 6 स्टेट इसमें शामिल है बाई कैमरल इलेक्शन में, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज बाई कैमरल, ये समझते हैं पहले। तो लेजिस्लेचर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोअर एंड अपर हाउस। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, बाई कैमरल, बाई कैमरल का मतलब ही होता है 2 हाउस, है ना। तो लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउस होगा, अपर हाउस लोअर हाउस, जस्ट लाइक हमारे पार्लियामेंट के जैसा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। तो ठीक उसी तरह हमारे स्टेट के लिए भी कुछ कुछ स्टेट के लिए भी ये सिस्टम लगाया गया है ना। द 2 हाउसेस, विधानसभा और विधान परिषद, वहां था लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ यहाँ है लोकसभा की जगह विधानसभा, और राज्यसभा की जगह विधान परिषद यानी अपर हाउस। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये सबको पता है ना। यहाँ पे जो इलेक्शन करते हैं, वोट करते हैं, वो लोग होते हैं, जनता होता है, डायरेक्टली वोट करते हैं। और यहाँ पे जो वोट करते हैं ना कहीं वो लोकल गवर्नमेंट होता है, टीचर होता है, ग्रेजुएट होता है, एक्सेट्रा, ये सारे लोग जो है वोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, विधान परिषद में। अब इसके की पॉइंट्स को अगर जानेंगे, तो दिस स्टेट हैव बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद। ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों ही है ये 6 स्टेट में। तो याद रखना है नाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, हमारा बिहार भी आ गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि बड़े बड़े स्टेट हैं, छोटे स्टेट तो कोई है नहीं, ये सारे बड़े बड़े स्टेट हैं। तो बड़े स्टेट के लिए ये चीज करा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टेट विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर, है ना, वो स्टेट है जो कि बाई कैमरल है। आगे बात करेंगे द लॉ गवर्निंग इलेक्शन। अब ये क्या कहता है जानेंगे हम लोग। लॉ गवर्निंग इलेक्शन यानी वैसा कानून जो इलेक्शन को चलाने में बहुत योगदान होता है। अब समझेंगे वो कानून के बारे में। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, यानी एक कानून पारित हुआ था 1950 में, जिसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये कानून जो है पारित हुआ था, लाया गया था 1950 में, है ना। अब इसमें होता क्या है ये जानेंगे हम लोग, ये जानेंगे हम लोग। पहला, एलोकेशन ऑफ सीट एंड डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो भी सीट होते हैं, जो भी 543 सीट है हमारे लोकसभा के, तो इसका एलोकेशन जो है वो किया जाता है कि भाई जो सीट है हमारा सही मायने में वहां पे होना चाहिए, या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जा रहे हैं क्या वो सही मायने में सही है, ये सारा चीज देखना। और डिलिमिटेशन यानी एक ऐसा सिस्टम तैयार करना, वहां पे कानून बनाना, ताकि सब लोग लिमिट के दायरे में रह करके वहां पे काम कर सके। कहीं ना कहीं हर कंस्टिट्यूएंसीज का कुछ डिलिमिटेशन होते हैं, और हर कंस्टिट्यूएंसीज कुछ ना कुछ सोच करके बनाए जाते हैं, यानी वहां के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ऐसा सिस्टम होता है हमारा। गवर्न प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और यहाँ पे जो भी सिस्टम है उसको गवर्न करना, प्रिपेयर करना, क्योंकि जो भी हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं, यानी जो भी इलेक्शन में भाग लेते हैं या फिर जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, उन सब के चीजों को अपडेट करते रहना, उसको उसको रिवाइज करते रहना, यानी मतलब अपडेट मतलब वही कि अगर मान लो कि कोई इंसान डेथ कर गया लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसको हटवाना, रिवाइज करना, अपडेट करना, ठीक है। गारंटी द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ये हमारा जो एक्ट है, ये अधिकार देता है कि सबको, जो भी सिटीजन है हमारे जो कि 18 प्लस है, उनको राइट टू वोट प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी सिटीजन है हमारे। चलिए दूसरा जानेंगे, दूसरा एक्ट क्या था, दूसरा कानून क्या था, यानी ये लॉ के बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्शन के लिए लॉ बनाए गए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है, सेम एक्ट है, 1951 में आया गया है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ था ये समझेंगे हम लोग। पहला पहला पॉइंट क्या है कि कवर ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन कंडक्ट एंड पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी जो भी इलेक्शन हो रहा है, कवर ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन, यानी जो भी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है, उसके अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें देखना। और साथ में पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट, यानी जो भी इलेक्शन हो चुके हैं, है ना, जो भी इलेक्शन हो चुके हैं या फिर जो होने वाले हैं इलेक्शन, उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, है ना, सारे चीज देखना उसमें जो भी चीजें हैं। ले डाउन रूल्स फॉर नॉमिनेशन, कैंपेन, वोटिंग प्रोसीजर्स,
एंड डिस्प्यूट्स रिसोल्यूशन। और यहाँ पे ये भी चीज देखना है कि जो भी इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, किसके लिए भाई? तो नॉमिनेशन के लिए एक कानून बनता है कि भाई नॉमिनेशन आपको करना है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो चीज देखना पड़ेगा। साथ में कैंपेन के लिए भी कुछ कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं, कुछ कुछ इसमें भी वोटिंग प्रोसीजर्स यानी वोटिंग कैसे कराया जाए कैसे नहीं, ये सारे इस कानून के अंदर डाला गया था। डिस्प्यूट्स रिसोल्यूशन यानी जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं आपस में, या फिर जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम है इलेक्शन से रिलेटेड उसको सॉल्व करना है ना। देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है ऑफेंसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट में शामिल है, जैसे बहुत सारे ऐसे करप्ट यानी धांधली टाइप का होता है, करप्शन टाइप का होता है, उसके बारे में बताया गया है। ऑफरिंग गिफ्ट, ब्राइब्स और प्रोमिसेस टू इन्फ्लुएंस वोटिंग, है ना। वोटिंग के टाइम पे आप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते हो, है ना कहीं ये चीज रोक लगा हुआ है इस चीज के ऊपर। कोई जैसे अभी बिहार के इलेक्शन में क्या हुआ था, 10-10 हजार रुपया हर कोई के खाते में डाला गया, और जबकि एक महीना पहले, एक महीना बाद इलेक्शन था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब नहीं, झूठे वादे दायरे ये सब नहीं करके जो है कि वोट लेना है। झूठा वादा कर दिए और वोट ले लिए और फिर जीत गए तो फिर अपना फिर रास्ते, है ना। विलिंग टू वोट एब्सेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी और लैंग्वेज। और जब भी वोट आप मांगो तो ये चीज सुनिश्चित करना है कि आपको इन सब मुद्दा के ऊपर वोट नहीं मांगना है, जैसे धर्म के मुद्दा पे, कास्ट के मुद्दा पे वोट नहीं मांगना है। लेकिन यही होता है हमारे भारत में, जो जो इसमें बोला है नहीं होना चाहिए वही होता भी है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये चीज दिक्कत क्या बात है। कैंडिडेट सीकिंग हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, गैजेटेड ऑफिसर्स, जजेस, पुलिस, आर्म फोर्स, एक्साइज ऑफिसर्स, है ना। कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं इन सब से हेल्प ले सकता है। अगर ये चीज हो रहा है तो आप हेल्प ले सकते हो, कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हो, है ना। पुलिस से हेल्प ले सकते हो, जज से हेल्प ले सकते हो, ऑफिसर से हेल्प ले सकते हो। चलिए थर्ड क्या है भाई, थर्ड लॉ। तो प्रेसिडेंशियल एंड द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, 1952 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट। यानी इनके लिए भी एक इलेक्शन एक्ट लाया गया ताकि इनको भी अच्छे से चुना जा सके, एक सही तरीके से चुना जा सके। किनको? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को। तो देखिए, गवर्न द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें यही चीज दिखाया गया है कि कैसे जो है इनका इलेक्शन कराया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहता तो हमारा इलेक्शन सही मायने में अच्छे से नहीं हो पाता क्या। तो चलो, बाउंड्रीज बनाता है ये, बाउंड्रीज चेंज, रिप्रेजेंटेशन रिमेन फेयर, है ना। अगर कोई भी बाधा बन जाता है, कोई भी चीजें बाधा बन जाता है, बाधा रुकावट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये डिलिमिटेशन जो है ये चेंज करता है उस चीज में, फेयर इलेक्शन को कराने में। डिलिमिटेशन क्या होता है ये समझिएगा पहले। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सीट एंड फिक्सिंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ फॉर लोकसभा एंड द विधानसभा इलेक्शन इन ईच स्टेट, है ना। हर स्टेट में देखा जाता है कि क्या टेरिटोरियल बाउंड्री फिक्स है कि नहीं, या फिर कहीं पे मतलब सीट ज्यादा है, कहीं पे कम है, ये सारे चीज तो नहीं ना है। या फिर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब जगह सीट डिवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सारा चीजें देखना एक तरह से डिलिमिटेशन का काम है ना। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सीट एंड फिक्सिंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज फॉर लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन, है ना। लोकसभा इलेक्शन हो या फिर विधानसभा इलेक्शन हो, डिलिमिटेशन जो है इसमें सब में होते हैं। डिलिमिटेशन सब में कराए जाते हैं ताकि लोकसभा के इलेक्शन में भी कोई करप्शन ना हो, कोई चीज ना हो, या फिर टेरिटोरियल बाउंड्री कोई एक्सपेंड ना कर ले। तो ये सारी चीजें देखा जाता है, सीट को फिक्स किया जाता है ना, टेरिटोरियल बाउंड्री फिक्स किया जाता है। इसका गोल क्या है भाई? तो टू मेंटेन एन इक्वल रेशियो ऑफ सीट टू पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल कंस्टिट्यूएंसीज। यानी वही चीज यहाँ पे हम जो बताएं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी कंस्टिट्यूएंसीज एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि नहीं, ये चीज चेक करना, है ना। पॉपुलेशन को फॉलो करके बना है कि नहीं, ये चीज इक्वल रेशियो में सीट को डिवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। अब जैसे मान लेते हैं बिहार बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र ये गोवा बहुत छोटा है, तो दोनों जगह पे सीट का संख्या कम ज्यादा हो सकता है। तो उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो राज्य के अकॉर्डिंग नहीं कि ये राज्य बहुत बड़ा है ये राज्य बहुत छोटा है, राज्य के अकॉर्डिंग नहीं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट को डिवाइड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया जाता है, ठीक है। विदाउट इट वन एमपी माइट रिप्रेजेंट 5 लाख पीपल while another represent 25 लाख, defeating the principle of the equal representation। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि मान लो कि कोई एक एमपी है ना, कोई एक इलेक्शन जीता एमपी है, वो रिप्रेजेंट 5 लाख पीपल, यानी कहीं ना कहीं वो 5 ही लाख लोग का जो है कि सपोर्ट है उसके पास, और दूसरा जगह पे जो है वो 25 लाख है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिक्कत कर सकता है ना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को हरा देगा, खराब कर देगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिलिमिटेशन होना चाहिए, ताकि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो या जहां पे पॉपुलेशन कम हो उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया जाए, ठीक है। आर्टिकल 82 क्या है? अब जैसे अभी कुछ दिन पहले एक कानून पारित हुआ था, पारित करवाया जा रहा था,
लोकसभा के अंदर। तो उसमें जो अपोजिशन पार्टी था, कांग्रेस पार्टी, वो इस पे रोक लगवा दिया। क्यों, क्या था भाई? तो डिलिमिटेशन वाला ही प्रोसेस हो रहा था, सुनने में आया। डिलिमिटेशन कि भाई महिला आरक्षण के नाम पे डिलिमिटेशन ही करवाया जा रहा था, है ना, महिला आरक्षण के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, डिलिमिटेशन वाला प्रोसेस होना चाहिए, है ना। अब महिला आरक्षण के नाम पे दे दिए, और किसी राज्य में ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में बहुत शिक्षित है, किसी में बहुत शिक्षित नहीं है ना, बहुत ये है, इलिटरेट पर्सन भी है। अब समझिए आर्टिकल 82 क्या कहता है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंडेट द डिलिमिटेशन कमीशन, यानी 82 जो है, 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द डिलिमिटेशन कमीशन, यानी 82 में आपके डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताया गया अच्छे से, आर्टिकल 82 में, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया 1952 में आया, 63 में आया, 1973 में आया और 2002 में आया, उसके बाद नहीं आया है, ठीक है। तो फेयर बाउंड्रीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, एवरी वोट काउंट, यानी कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का यही सारा बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है, जो कि आपको बताता है। समझिएगा ध्यान से इस चीज को, है ना। आपको अगर पूछेगा डिलिमिटेशन का ये एडवांटेज क्या क्या है, तो आपको ये चीज लिख देना है ना। फेयर बाउंड्रीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और एवरी वोट काउंट। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये समझेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जानेंगे हम लोग। क्या लिखा है? अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950। क्वेश्चन आता है इससे, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो आपको यही याद रखना है सारा चीज, है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि 1950 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। ये ना ऑटोनोमस, परमानेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये हमारा, है ना। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कहीं ना कहीं ये खुद पे निर्भर रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ये अपने आप काम करेगा, है ना, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। साथ में परमानेंट बॉडी है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, और ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक तरह से भाग है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है समझिएगा, इलेक्शन कंडक्ट बाय ईसीआई, यानी जो इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है? ईसीआई करवाता है ना। वोटिंग करवाता है कौन? ईसीआई। इसमें जिसमें लोकसभा का वोट हो, राज्यसभा का वोट हो, है ना, इन सब चीजों में इलेक्शन जो भी होता है वो ईसीआई ही कराता है ना, वो ईसीआई ही कराता है, जिसका भी इलेक्शन हो। की फंक्शन ऑफ ईसीआई तो इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, एंड इम्पार्शियल इलेक्शन, है ना, कोई दिक्कत ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इलेक्शन के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी हो, कोई ये करप्शन ना हो, ये सारी चीजें देखना। स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और जिसके जिसके वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी और ताकतवर बन जाता है। तो चलिए ये हम लोग जानेंगे पहला पॉइंट। पहला ए नंबर में है क्रिएटिंग इलेक्टोरल रूल्स, है ना। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो एक एक करके हम लोग समझेंगे। क्रिएटिंग इलेक्टोरल रूल्स, यानी जो लोग भी इलेक्टोरल सिस्टम में भाग लेते हैं उनको क्रिएट करना, उनको बनाना पहले, कि भाई कैंडिडेट कौन कौन खड़े हो रहे, कौन कौन कैंडिडेट नॉमिनेशन दिए हैं, है ना, वोटर्स कितने हैं, है ना, ये सारे चीजें कौन करता है? हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के लोग करते हैं, सब लोग मिलकर। इलेक्शन कमीशन वाला इसमें हेड हो जाता है। ईसीआई सेंड इन्यूमरेटर्स टू एवरी हाउस होल्ड टू कलेक्ट डाटा ऑन एलिजिबल वोटर्स, और ईसीआई क्या करता है ना, इन्यूमरेटर भेजता है, ताकि हर घर जा जाकर वहां पे कलेक्शन कर सके कि कितने वोटर्स हैं। तो उन सब को कलेक्ट करके एक जगह पे वोटर लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद जो है डिक्लेयर किया जाएगा इतने वोटर हैं। जैसे 2024 के इलेक्शन में लगभग 98 करोड़ वोटर जो है क्या हुए थे, वोट डाले थे, 98 करोड़, ठीक है। इलेक्टोरल रोल आर प्रिपेयर्ड कंस्टिट्यूएंसीज वाइज, ऑर्गेनाइज्ड पोलिंग स्टेशन वाइज, है ना। इलेक्शन कमीशन का ही काम है क्या करना, हर कंस्टिट्यूएंसीज वाइज क्या करना, वोट करवाना, और वहां पे एक पोलिंग बूथ बनवाना, ताकि इलेक्शन सही से हो सके, है ना, किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो भी ये हैंडीकैप लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको भी वोट डलवाने के लिए साधन प्रोवाइड करना है ना। ओनली दोज लिस्टेड ऑन द रोल में वोट, है ना, जो लिस्ट में शामिल है वो भी वोट डाल सकते हैं। ये चीज देखते में रखना इसको, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। देखो एसआईआर ये बहुत ही फेमस मुद्दा बन गया आज के टाइम पे, कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखो यहाँ पे एसआईआर इसलिए लगाया जाता है ताकि वोटर जो लिस्ट है उसको अपडेट करा जा सके। तो यहाँ पे एसआईआर का मतलब वही है, ऐड न्यू वोटर्स स्पेशली दोज हु जस्ट टर्न 18, है ना, नए वोटर्स को ऐड करना। एसआईआर के तहत क्या होता है, नए वोटर को ऐड करना, मतलब जो मान लो कि 5 साल पहले 16 साल, 14 साल, ये 14 क्या है, 15 साल, है ना, 17 साल, 18 साल के होंगे, तो कहीं ना कहीं वो अगर शामिल हो जाएंगे अगले बार जो इलेक्शन होगा उसमें शामिल हो सकते हैं वोटर लिस्ट में, क्योंकि वो 18 हो जाएंगे या फिर 18 प्लस हो जाएंगे। अपडेट करना, वेरीफाई करना, करेक्ट करना इलेक्टोरल रोल्स को, ये काम है स्पेशल यानी एसआईआर का। फिर रिमूव इंटायर ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, चेंज ऑफ रेसिडेंस, डुप्लीकेट इनरोलमेंट और बीइंग परमानेंटली अनट्रस्टेबल।
है ना? अगर मान लो कि किसी कारणवश मान लेते हैं कि कोई डेथ कर जाता है या फिर वो अपना देश छोड़ करके चला जाता है यानी सिटीजनशिप छोड़ देता है, तो उसके लिए या फिर डुप्लीकेट इनरोलमेंट किसी का हो गया है, मतलब दूसरे मतलब आया कहीं से जैसे हो गया, वही यही यही मुद्दा तो था कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो हमारे वोटर लिस्ट बन गए हैं और बंगाल में जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं वही लोग वोट डाल देते हैं और जिता देते हैं पार्टी को। तो कहीं ना कहीं इसी को सुधारने के लिए एसआईआर लगा, बिहार में भी एसआईआर लगा था, है ना? तो बहुत सारे लोग वैसे भी थे जो बिहार से ही बिलोंग करते थे, उनका भी नाम काट दिया था, उनको भी बांग्लादेशी बना दिया था सब, है ना? तो ये चीज नहीं होना चाहिए था। तो एसआईआर जो हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है एसआईआर होना, लेकिन लेकिन इसमें आपको अच्छे से करना चाहिए, हर चीज अच्छे से अच्छे दायरे में रह करके करना चाहिए। सारा चीज छानबीन कर लो कि सही मायने में जिसका नाम काट रहे हैं वो दूसरे देश का था या फिर फर्जी वोटर था, ऐसा चेक करना आपका काम है। परमानेंटली अनट्रेसेबल यानी मान लेते हैं वैसे लोग जिनको सही में ट्रेस नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी नाम काट देना चाहिए, ठीक है? ऐसा मानना है एसआईआर का। तो डिसाइडिंग इलेक्शन शेड्यूल, बी नंबर क्या बोलता है? डिसाइडिंग इलेक्शन शेड्यूल। पहला काम तो समझ गए कि इलेक्टोरल रोल्स यानी जितने भी इलेक्टोरल रोल्स में सिस्टम में भाग लेते हैं उन सब चीजों को मेंटेन रखना एसीआई का काम है। फिर दूसरा काम क्या है? एसीआई ट्रिगर्ड द इलेक्शन मशीनरी व्हेन अ लेजिस्लेचर कंप्लीट इट 5 year टर्म ऑफ और इज डिसॉल्व अर्लियर। चलो, अब देखो मान लेते हैं कि डिसाइडिंग इलेक्शन शेड्यूल यानी इलेक्शन कमीशन का ये भी काम है कि कब इलेक्शन लिया जाए। अगर मान लेते हैं कि 5 साल खत्म हो गया तो इलेक्शन लेना तो एक माइंडसेट है कि चलो भाई हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, लेकिन कभी मान लेते हैं बीच में ही इलेक्शन जो करवाना पड़ जाएगा वो, जैसे कि कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि कोई प्रधानमंत्री डेथ कर गया, है ना? प्रधानमंत्री डेथ कर गया बीच में ही, तो उस टाइम पे भी इलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं राज्यसभा का जो ये क्या बोलते हैं उसको, राज्यसभा का मेंबर जो है इस्तीफा दे दिया, लोकसभा का मेंबर इस्तीफा दे दिया, तो चीजों जगह को खाली नहीं रखना है, उसी टाइम पे इलेक्शन भी होता है, तो उसको शेड्यूल करना, इलेक्शन कब होगा कब नहीं वो चीज देखना, ठीक है? फैक्टर कंसिडर्ड वेदर एग्रीकल्चर साइकिल्स एग्जामिनेशन शेड्यूल्स फेस्टिवल्स एंड लोकल कंडीशन, और ये सारा चीज देख रेख करके इलेक्शन करवाए जाते हैं कि भाई जो वेदर कंडीशन है वो सही होना चाहिए इलेक्शन के पहले, है ना? एग्रीकल्चर साइकिल जो है वो उसके उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि धान वान काटना है, गेहूं काटना है और उसी टाइम पे इलेक्शन करवा रहा है, तो क्या होगा, लोग वो काम करें या फिर इलेक्शन में भाग लेने जाए, तो इसलिए ये चीज भी देखना होता है। एग्जामिनेशन शेड्यूल भी देखना होता है कि भाई एग्जाम वगैरह तो नहीं चल रहा बच्चों का, क्योंकि स्कूल में ही ज्यादातर पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, तो इसलिए वो भी देखना पड़ता है। फेस्टिवल देखना पड़ता है ना? कि सब लोग प्रेजेंट होंगे कि नहीं, जहाँ पे उनका रेसिडेंस है कहीं और चले जाए, तो ये सारा कंडीशन फॉलो करते हुए ही जो है कि इलेक्शन शेड्यूल फिक्स करा जाता है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्शन, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अगर इलेक्शन पारदर्शी होगा, स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ इंडिया इंश्योर फ्री फेयर इंक्लूसिव इलेक्शन, कैसे इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है ये हम लोग को पता चलेगा कैसे। चलिए, सी पॉइंट क्या लिखा है? ए और बी तो पढ़ लिया, हम लोग सी अब जानेंगे। पहला काम क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्शन जो होगा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तैयार करेगा। कैसे इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहा है? तो रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टी एंड एलोकेशन सिंबल्स। इलेक्शन कमीशन का ये भी काम है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा सिंबल दिया जाए, है ना? जैसे कमल छाप, पंजा छाप, है ना, झाड़ू छाप, तो अलग अलग सिंबल होता है ना? उस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करा जाए कि नहीं करा जाए तो वो भी इलेक्शन कमीशन के ही हाथ में है, ठीक है? उसके ऊपर सारा डिटेल से जानकारी इकट्ठा करना, यानी इलेक्शन कमीशन जो करता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को आ रहा है कि भाई हमको इलेक्शन लड़ना है, तो उसके बारे में पहले पता करना वो भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है, जा करके उसको नॉमिनेट किया जाएगा। इंश्योर इनर पार्टी डेमोक्रेसी बाय मैंडेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, और ये भी देखना है कि इनर पार्टी यानी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होता है कभी कभी, तो वो भी इंश्योर करना कि कहीं वहां पे करप्शन तो नहीं है ना? कहीं करप्शन तो नहीं है, ये चीज देखना। क्लासिफाइज पार्टी, नेशनल पार्टी, और पार्टी को क्लासिफाई करना कि कौन नेशनल पार्टी है, कौन स्टेट पार्टी है, कौन रीजनल पार्टी है, कौन लोकल पार्टी है, ये सारे चीजों को क्लासिफाई करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स एंड एक्ट एज quasi जुडिशियल बॉडी फॉर डिस्प्यूट्स, है ना? अलॉट इलेक्शन सिंबल यानी जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, है ना, उसको अलॉट करना ही किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है। और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना भी इलेक्शन का काम है, ये इलेक्शन के रिगार्डिंग, है ना? डी में क्या बोल रहा है? इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी यूज ईवीएम मशीन, है ना, विथ ब्रेल फॉर विजुअली इम्पेरल वोटर्स, यानी वैसे वोटर्स जो जिनको प्रॉब्लम है देखने का, कहीं ना कहीं उनके लिए ये सिस्टम यूज हो, ब्रेल सिस्टम, ताकि वो इलेक्शन में वोट डाल सके। वीवीपीएटी इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन वोट काउंटिंग, यानी ये जो है वीवीपीएटी ये इंश्योर करता है कि वोट काउंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, यानी जो लीगल तरीका है जिसमें कोई करप्शन नहीं हो रहा है ना, वोटिंग काउंट में। इंक्लूसिंग फॉर पीडब्ल्यूडीज सीनियर सिटीजन्स,
ट्रांसजेंडर पर्सन एंड पीवीजीटीएस, यानी इन सब के लिए भी जो वोटिंग सिस्टम है उसमें इलेक्शन में भाग ले सके, उनके लिए कुछ कुछ चीजें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो लोग पोलिंग बूथ तक आ सकें। होम वोटिंग फॉर 85, यानी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं तो उनको होम बूथ एक तरह से मिल जाता है, कहीं ना कहीं घर में ही आप वोट डाल सकते हो कि आप किसको वोट डालना चाह रहे हो, ठीक है ना। डिजिटल इकोसिस्टम ऐप लाइक VCBIGIL, सक्षम सुविधा वोटर हेल्पलाइन एंड ETPSBS, ERONET एंड सुगम सपोर्ट वोटर कैंडिडेट एंड ऑफिसल्स। तो कहीं ना कहीं ये सारा डिजिटल सिस्टम दिया गया है ताकि वोट डालना और आसान हो जाए। चलिए आगे बात करें की फैक्ट का यहाँ पे। तो लगभग इतना करोड़ एलिजिबल वोटर थे 2024 में, अच्छा हम 98 करोड़ बोल देते हैं, 96.8 है, ठीक है। यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्टोरल एक्सरसाइज, यानी 2024 का जो इलेक्शन था सबसे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी हर साल, है ना, हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया इलेक्शन आर अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द वर्ल्ड, यानी एक तरह से मॉडल का काम करता है हमारा इंडिया का डेमोक्रेसी, यानी भारत का जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड भर में एक मॉडल बन गया है कि भाई भारत से सीखो, ये डेमोक्रेसी फॉलो करता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है डेमोक्रेसी किस तरह से यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए, आज सोनम वांगचू जो है वो कई दिनों से, 15 दिन हो गया उनका आज हंगर स्ट्राइक, फिर भी कोई उनसे मिलने नहीं गया अभी तक, या फिर सरकार का कोई अभी तक बात फैसला यानी कुछ नहीं आया अभी तक। तो ये चीज बहुत गलत है ना। कोई इंसान हंगर स्ट्राइक, जबकि वो उनका लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन लड़ किसके लिए लड़ रहे हैं, है ना। आज वो लड़ रहे हैं लेकिन किसी का ध्यान नहीं उनके ऊपर, जबकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे ही हैं आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनके लिए कोई नहीं सोच रहा है। वही कुछ बच्चे गए हैं वहां पे जिनका सपोर्ट मिल रहा है उनको, बाकी तो अपने अपने घर पे बस लाइक करने से थोड़ी हो जाएगा, फॉलो करने से थोड़ी हो जाएगा, कहीं ना कहीं आवाज उठाना पड़ेगा। सिर्फ लाइक फॉलो से नहीं होगा, सिस्टम नहीं सुधरेगा, सिस्टम में घुसकर सुधारना पड़ेगा, बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, है ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है ये समझेंगे। तो डिजिटल इकोसिस्टम में ये सारा सुविधा जो है ना कहीं सुविधा नाम ही है इसका, ये सारा सुविधा जो है कहीं ना कहीं दिया जाता है ताकि आप अगर वोटर हो और आप वोट नहीं डाल पा रहे हो तो ये सारे सिस्टम से आप वोट डाल सकते हो इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सुविधा दिया गया है ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि सब लोग वोट डाल सकें और किसी का वोट जो है बर्बाद ना हो। और जो भी वोटिंग राइट मिला है, कहीं ना कहीं वोटिंग राइट दे देने से नहीं होता है, उस वोटिंग राइट का यूज भी तो होना चाहिए, वोट डालना भी तो चाहिए लोग। स्टेट लेवल इलेक्शन मशीनरी, अब चलिए हम लोग समझेंगे इस चीज को। स्टेट लेवल में जो इलेक्शन होता है वो कैसे काम करता है। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट लेवल पे रहता है, अपॉइंट किया जाता है ECI के द्वारा फ्रॉम सिविल सर्वेंट, कहीं ना कहीं ये सिविल सर्वेंट से ही रिटायर हो रहे हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार एंड DEO, RO, ERO, ये सब मिल करके जो है स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। इन सब का योगदान होता है। आवर गोल क्या है भाई? तो हमारा फ्यूचर इलेक्शन अगर करेंगे फ्री एंड फेयर, फेयर इलेक्शन, तो इंक्लूसिव इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, तब जा करके हमारा ये डेमोक्रेसी फॉलो होगा, ठीक है। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग जानेंगे, अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा पॉलिटिकल पार्टी, समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी को। तो देखो, इसका पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारा एक प्राइमरी लिंक है बिटवीन सिटीजन और गवर्नेंस, है ना। प्राइमरी लिंक है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच। वोटर्स लर्न अबाउट कैंडिडेट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट विजन मेनली थ्रू पार्टीज, है ना कहीं वोटर्स के पास सारा जानकारी कहाँ से आता है? तो वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल पार्टी से ही आता है, कैंडिडेट से ही आता है जो इलेक्शन में खड़ा है, कि भाई गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, या फिर जो आने वाला गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहता है। ये सारा चीज कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है? पॉलिटिकल पार्टी से ही मिलता है, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके रोल के बारे में जानेंगे, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चलिए, तो पहला रूल क्या है भाई? ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, है ना। पब्लिक ओपिनियन को देखना कि भाई पब्लिक क्या चाहता है, किस मुद्दा पे बात करना चाहता है, क्या उसको प्रॉब्लम है, तो पब्लिक ओपिनियन देखता है पहले कि रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये सारा हॉस्पिटल चाहिए। तो कैंपेन ऑन स्पेसिफिक इशूज, है ना। कैंपेन करना है कोई स्पेसिफिक इशू पे, जैसे मान लेते हैं कि रोड का इशू है तो उसके ऊपर कैंपेन करना है, ठीक है। जातिवाद ये सब नहीं करना है, रिलीजन नहीं फैलाना, ये सारा चीज। तीसरा काम क्या है भाई रोल? तो ऑफर वोटर्स मीनिंगफुल चॉइस, है ना। वोटर्स को मीनिंगफुल चॉइस होना चाहिए कि भाई आप, आपके पास ऑप्शन है, 3-4 ऑप्शन है, क्या कर सकते हो? वोट डाल सकते हो किसी को भी, ये चीज होना चाहिए।
है ना, पॉलिटिकल पार्टी से ही ये चीज हो पाता है। अब मान लो कि पूरे भारत में एक ही पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी है, तो क्या वो उसके पास है बहुत सारा चॉइस? किसके पास? वोटर के पास नहीं है। एक ही चॉइस है भाई, उसी पे बटन दबाना होगा, तो ये चीज गलत है, ठीक है। ऑप्शन होना चाहिए। इनेबल इन्फॉर्म्ड वोटिंग डिसीजन, जो भी वोटिंग डिसीजन है उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म करना चाहिए, कहीं ना कहीं जानकारी देना चाहिए भाई, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी जो है यही क्या करेगा, हमारे सारे वोटिंग डिसीजन जो है उसको इन्फॉर्म करेगा। भाई क्या रिजल्ट आया, तो देखो हम लोग को तो इलेक्शन कमीशन आकर के नहीं बताएगा, या फिर वो तो आजकल डिजिटल हो गया कि ये वेबसाइट पे डाल दिया जा रहा है कि कौन जीता। लेकिन वो सारे लोग को तो नहीं पता होगा ना, है ना। बहुत सारे इलिटरेट पर्सन भी होते हैं ना कंट्री के अंदर, जो अनपढ़ होंगे उनको कैसे पता चलेगा, मोबाइल नहीं चलाते हैं वो लोग। तो उनके लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का जो लोग होता है ना, वही उनको बताता है। देखते हो ना, जीत के बाद जश्न होता है बहुत सारा, है ना। विनिंग पार्टी जैसे फॉर्म गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, और जो पार्टी जीतेगा फिर क्या होगा, अपना गवर्नमेंट बनाएगा, फिर पॉलिसी अपना इम्प्लीमेंट करवाएगा, जो भी वो वादा किया था उसको पूरा करेगा। पोजीशन पार्टी जो होता है ना, जो मान लेते हैं कि हार गया इलेक्शन, लेकिन उसको भी वोट मिला था लेकिन मेजोरिटी में नहीं आ पाया, वो क्या करेगा, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी थ्रू डिबेट्स एंड कमिटी पार्टिसिपेशन। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में जो भी अपोजिशन होता है ना, उसका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर जो रूलिंग पार्टी काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर दबाव बनाना, उसके कमियों को निकालना और उसके ऊपर डिबेट करना। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत अच्छा है, अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि हमारे देश में ही है मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुत सारा पार्टी है, देख रहे हो ना, इतना सारा पार्टी है हमारे इंडिया के अंदर। रिफ्लेक्टिंग इट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज कल्चर रिलीजन एंड रीजन्स, यानी अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग खड़े होते हैं, अपने लैंग्वेज से, अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से जुड़े होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ही, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से ही लोग जो है इतने सारे पार्टी बनाए गए हैं, इसीलिए हमारे देश को मल्टी पार्टी सिस्टम वाला कंट्री बना दिया गया। डिफेक्शन क्या है भाई, समझेंगे डिफेक्शन क्या होता है। तो देखिए, when an elected member abandoned the party on whose ticket they were elected by joining another party or voting against party instruction। अब देखिए यहाँ पे दल बदल हो जाता है, डिफेक्शन हो जाता है। कैसे भाई, मान लेते हैं कि हमारे पार्टी से कोई कैंडिडेट था जो इलेक्शन जीत गया, अब वो चाह रहा है क्या कि दूसरे पार्टी में हम चला जाएं जीतने के बाद। तो ये चीज नहीं होना चाहिए भाई, ये चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बोला गया है। इसलिए हमारा एक कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, 1985। और ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अब देखिए, अमेंडमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे 368 आर्टिकल में ये चीज बताया गया है कि आप कानून में अगर कोई चीज है गलत, उसको सुधार सकते हैं, या फिर नया कानून अगर लाना है तो उसको ऐड कर सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। इसीलिए 52 1985 में ये सुधार किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, है ना, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, a member who voluntarily gives a party membership or defies the party whip can be disqualified from the house. The speaker chairman decide such cases। अब देखिए, स्पीकर जो होता है, जो चेयरमैन होता है हमारे हाउस के, लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद, कहीं के भी, तो कहीं ना कहीं अगर आप डिफेक्शन कर रहे हो, है ना, दल बदल कर रहे हो, तो इस एक्ट के तहत आपको क्या करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। आप भले ही कितने भी लोकप्रिय रहे हो जनता के लिए, लेकिन आप जैसे ही दल बदल कर रहे हो ना, वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो भी हाउस के हो, आप लोकसभा में बैठे हो वहां से भी, राज्यसभा से भी, है ना, विधानसभा से भी, विधान परिषद से भी। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर एंड गवर्नेंस मोर अकाउंटेबल, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बनेगा तो वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, गवर्नेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और अकाउंटेबल होगा वो। चलिए, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, अलग अलग सेक्टर में क्लासिफाई किया गया है पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि आप ये जान सको कि कौन पॉलिटिकल पार्टी है ना, नेशनल है या फिर स्टेट है या फिर लोकल है वो। तो ये चीज समझने के लिए आपको ये सारा पॉइंट समझना होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 100% है ना, 200% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि नेशनल पार्टी कौन कहलाता है, स्टेट पार्टी कौन कहलाता है, क्या क्या क्राइटेरिया कंप्लीट करेगा तो वो नेशनल बनेगा, या फिर स्टेट लेवल का बनेगा पार्टी, या फिर लोकल लेवल का ही रहेगा। तो सबसे पहला, 6% प्लस वोट वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा इलेक्शन एंड विन 4 लोकसभा सीट। चलिए, यानी 6% से ज्यादा वोट मिला किसी पार्टी को, 6%, यानी मान लेते कि पूरे लोकसभा में 100% वोट पड़ा,
जिसमें से 6% एक ही पार्टी को मिला है, एक ही पार्टी को, सिंगल एक पार्टी को 6% से ज्यादा इन 4 और मोर स्टेट, यानी 4 और इससे ज्यादा, और मोर 4 और इससे ज्यादा स्टेट में मिला हो। कब? लोकसभा के इलेक्शन में। या फिर 4 लोकसभा का सीट जीत गया हो, यानी 543 सीट में से 4 कोई अगर जीत गया हो तो उसको एलिजिबिलिटी मिल जाएगा नेशनल पार्टी का। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है भाई? तो एटलीस्ट 2% ऑफ द लोकसभा सीट विथ कैंडिडेट फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट, 3 स्टेट। अब जैसे मान लो ये पूरा भारत है हमारा, है ना, है ना, अलग अलग स्टेट है ये सारा। तो लगभग 3 स्टेट से हमारे पास कितना स्टेट है? 28 स्टेट है। तो 28 में से 3 स्टेट में आपके लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, लोकसभा के मेंबर होने चाहिए 3 स्टेट में कम से कम। कितने परसेंट? 2%। कितने परसेंट? 2%। और 543 का 2% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। इसका जो है हम लोग 2% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना सीट का बात कर रहा है। ठीक है। अगला बात करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट, है ना। अगर यही सब क्राइटेरिया आप 4 स्टेट के लिए फॉलो करते हैं तो आप एक तरह से स्टेट पार्टी में काउंट होंगे। चलिए दूसरा हम लोग समझेंगे स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन एनी वन, है ना। इसमें से कोई एक फॉलो करना है, इसमें से भी कोई एक फॉलो करेंगे तब जाकर के आप नेशनल पार्टी बनेंगे। इसमें से कोई एक फॉलो करेंगे तो स्टेट पार्टी बन जाएंगे। 6% से ज्यादा वोट, वैलिड वोट होने चाहिए आपके पास, है ना, असेंबली के इलेक्शन में। और जीतने के लिए लगभग ये 2%, 2 स्टेट असेंबली, ये असेंबली सीट होने चाहिए आपके पास, स्टेट असेंबली सीट, 2 स्टेट असेंबली सीट होना चाहिए। जैसे बिहार का हम लोग बात कर लेते हैं, तो बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, जिसमें से आपको 2 सीट जो है असेंबली सीट में आने चाहिए, यानी इसमें से 2 सीट आपके पास आ गया तो आप स्टेट इलेक्शन में शामिल हो गए, स्टेट पार्टी में बन गया है। और टोटल वोट का 6% से ज्यादा वोट आपको मिल गया है तो आप स्टेट ये शामिल हो गए स्टेट लेवल के पार्टी में। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 6% से ज्यादा वोट लोकसभा में, इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा क्राइटेरिया क्या देखें? 6% वैलिड वोट लोकसभा में इलेक्शन में फ्रॉम द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट, यानी आपको एक लोकसभा सीट चाहिए और 6% से ज्यादा वोट चाहिए आपके स्टेट में जो भी इलेक्शन हुआ लोकसभा के अंदर। लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ उसके लिए आपके स्टेट में जो वोट पड़ा है उसका 6% वोट आपको मिलना चाहिए, तभी आप स्टेट पार्टी के लिस्ट में आ जाओगे। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया, विन एटलीस्ट 3% ऑफ द असेंबली सीट और एट 3 सीट विच एवर इज मोर। एक तरह से वही बोल रहा है कि 3% आपका असेंबली सीट, यानी 243 सीट है, तो जिसमें से 3% आप वोट ले लिए, 3% आप सीट ले लिए, यानी 243 का 3% सीट ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्टेट लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, स्टेट लेवल के पार्टी में। विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट अलॉटेड टू द स्टेट, यानी एवरी 25 सीट अलॉटेड टू द स्टेट, यानी आपको इसमें से 25 में से कम एक सीट आपको चाहिए लोकसभा सीट का। 25 सीट में से एक सीट आपको चाहिए, यानी 50 सीट है तो 2 सीट आपको चाहिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्राइटेरिया है। सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ द वैलिड वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट में अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, पार्टी जो है वो बिहार से है और लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो आप इस लोकसभा के इलेक्शन में बिहार के अंदर 8% अगर वोट ले लेते हैं, है ना, तो आप स्टेट पार्टी में आ जाएंगे। चलिए अब तीसरा पार्टी सिस्टम जो है वो हमारा है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, है ना। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भी होते हैं जो बेचारे किसी में शामिल नहीं होते, ना इसमें ना इसमें, मतलब वो उनका क्या है भाई, क्या दिक्कत है कि नहीं शामिल होते? तो पार्टी दैट हैव नॉट सिक्योर्ड द रिक्वायर्ड वोट परसेंटेज इन इलेक्शन, यानी पार्टी जो है, जो भी पार्टी है, कहीं ना कहीं इन सारे क्राइटेरिया में से कोई भी फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो रजिस्टर्ड नहीं होते, अनऑर्गेनाइज अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के शामिल लिस्ट में रहते हैं। पार्टी दैट हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन सिंस रजिस्ट्रेशन, है ना। वैसे पार्टी जो कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं है, बस पार्टी बना दी है, तो वैसे थोड़ी होगा, है ना। चलिए चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जाति धर्म, है ना, जाति धर्म का सिस्टम चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना एक चैलेंजिंग काम है। कैसे भाई? तो इतना करोड़ वोटर्स अक्रॉस डाइवर्स रीजन, है ना। सोचिए 2024 में क्या देखा गया, तो सबसे ज्यादा वोटर जो है एक्टिव हो गए हैं 2024 के इलेक्शन में। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ मैसिव चैलेंज, है ना, जिसके अंदर अगर आप करप्शन फ्री अगर इलेक्शन कराने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है करप्शन फ्री, क्योंकि यहाँ पे वोट चोरी वाला सीन चलता है, यहाँ पे जाति वाला सीन चलता है, यहाँ पे धर्म वाला सीन चलता है, हिंदू मुस्लिम वाला। यहाँ पे तो इलेक्शन के टाइम पे
मर्डर तर्डर भी हो जाता है ना। बिहार के ही ना बात है, आप लोग जाने होंगे, दुलार चंद नाम के एक थे, उनको गोली से उड़ा दिया गया, इलेक्शन के टाइम पे हुआ था। चलिए, तो ये सब सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का। ये हमारे भारत के इलेक्शन में की चैलेंजेस इंक्लूड, देखो ये हमारे 6 चैलेंजेस हैं जिनको समझेंगे हम लोग। फेक न्यूज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, फेक न्यूज फैलाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, है ना। इलेक्शन, ये पार्टी के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, बहुत सारी चीजें। दूसरा, वोटर्स इंटिमिडेशन एंड बूथ कैप्चरिंग, कहीं ना कहीं यहाँ पे वोटर्स को डराया धमकाया जाता है ना। जबरदस्ती कि हम ही को वोट देना है तुमको, नहीं दोगे तो मार देंगे, तुम्हारा खानदान उजाड़ देंगे, ऐसा ऐसा धमकी। तो ये सारी चीजें है, या फिर बूथिंग को कैप्चर कर लिया, बूथ को ही कैप्चर कर लिया, वहां पे अपने हिसाब से इलेक्शन करवा रहा है। तीसरा, मिस यूज ऑफ मनी पावर बाई कैंडिडेट, कैंडिडेट के जो खड़ा है इलेक्शन में, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो मनी पावर का मिस यूज कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है ना, वो डरा रहा, धमका रहा है, धमकी दिलवा रहा है, गुंडों से, गुंडा घर पे भेज रहा है कि भाई वोट अगर नहीं दिए इसको तो फिर गया तुम्हारा पूरा खानदान साफ, तुम्हारा घर जला देंगे, हाई भाई। पूरा मिसयूज करा जाता है ना, कहीं ना कहीं। और तुमको वो जो धमका रहा ना, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं बताएगा कि किस पार्टी से है, ये नहीं बताएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए वो पैसा देकर के काम करवाता है, कहीं ना कहीं पैसा देकर के वोट भी खरीद लेता है बहुत सारा कैंडिडेट। तो ये सारा चीज है। चौथा, अपीलिंग टू रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी, है ना। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट उठा लेते हैं, है ना, धर्म की जाति के नाम पे। और जनता तो जानते ही हो, अंधभक्त बहुत ज्यादा बन गया है, तो कहीं ना कहीं उसी के नाम पे वोट डाल देते हैं। चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन रिमोट डिफिकल्ट टेरेन, यहाँ पे तो और चैलेंजेस हो जाता है, जहाँ पे पहुंचने लायक कोई साधन नहीं होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा। मान लो रेगिस्तान में कोई गांव बसा हुआ है, तो वहां पे वोटिंग कैसे करवाओगे आप। कोई पहाड़ों पे गांव बसा हुआ है, वहां पे वोटिंग कैसे कराओगे, तो ये भी एक चैलेंज के रूप में है हमारा। सिक्स क्या है भाई, इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, देखो वैसे ग्रुप जो कि पिछड़े वर्ग में है, जो कि बहुत ही ये रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वैसे ग्रुप को भी इलेक्शन कमीशन का काम है कि आपको क्या कराना, वोट करवाना। ईसीआई एड्रेसेस दिस ट्रू, कहीं ना कहीं ये सारे रोल उसमें शामिल हो जाते हैं इलेक्शन कराने में, इन सबको हैंडल करने में, इन सारे रोल, इन सारी चीजों का रोल हो जाता है। पहला क्या है भाई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे इलेक्शन कराना है, ईवीएम, वीवीपीएट, सीवीआईजीएल ऐप ऐप है ये जिसका इलेक्शन होता है। आरपीए 1950 एंड 1951 जो एक्ट बनाया गया था, किसके द्वारा, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कह रहे हैं, सरकार के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनाया गया था 1950 और 51 में, कहीं ना कहीं इस कानून के दायरे में रह करके काम करना है। वोटर अवेयरनेस कैंपेन फैलाना है ताकि सब लोग वोटिंग लिस्ट में शामिल हो सके, ठीक है। चलिए, लास्ट स्लाइड वही है, रिवाइज करना है यहाँ पे कि जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसमें यहाँ पे रिवाइज किया गया है ना। राइट एंड ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है ना, कहीं ना कहीं हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। स्ट्रॉन्ग इलेक्शन सिस्टम, इस दोनों एक्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्शन सिस्टम बना था हमारा। आरपीए यानी ये जो एक्ट लाया गया था 1950 और 51 में, इसके द्वारा हमारा ये बना। कमिटी, कमिटमेंट टू फेयरनेस, कहीं ना कहीं यहाँ पे कमिटमेंट करना होगा ताकि आप लोग एक तरह से वोट जो है सही आदमी को देंगे। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी एक तरह से फेयरनेस रखना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन हो, रिजल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। सोल ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शंस आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, दे गिव एवरी सिटीजन एन इक्वल वॉइस, है ना, कहीं ना कहीं सबका आवाज अगर कोई है, कुछ है, तो वो है वोट उसका। किसी का भी आवाज जो है वो वोट से ही उस सिस्टम को बदल सकता है, अपने वोट से ही आप सिस्टम को बदल सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट डाइवर्स प्रोग्राम एंड पॉलिसी हेल्पिंग वोटर मेक टू इन्फॉर्म चॉइसेस, आपके पास बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, बहुत सारे मुद्दा होते हैं, जैसे मान लो कि 5 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, तो उन पांचों का अलग अलग मुद्दा होगा, अलग अलग पॉलिसी होगा, तो कहीं ना कहीं उन सब का एक तरह से चॉइस हो जाएगा कि किसको आप वोट करोगे, किसको नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, अब जो है अनाउंसमेंट की अगर बात करेंगे, तो अनाउंसमेंट की अगर बात करेंगे, तो आपका जो अनाउंसमेंट है, कहीं ना कहीं 3 दिन क्लास नहीं चलेगा, 3 डेज का क्लास, 3 दिन क्लास नहीं चलेगा मेरा। तो 3 दिन क्लास नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो वीडियो नहीं डालेंगे, इसका मतलब 3 दिन के बाद वीडियो जो है आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि आज के बाद जो भी वीडियो आएगा, आज के बाद जो भी वीडियो आएगा, कहीं ना कहीं वो आपका पार्ट 2, जितना भी सब्जेक्ट हमने, जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा उसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। और हमारा जो लास्ट चैप्टर बच गया 8 और 9 चैप्टर, उसको भी हम कवर कर लेंगे आने के बाद। 3 दिन का जो गैप है उसमें, उसके बाद हम कवर करेंगे वीडियो आने के बाद, क्योंकि हम आउट ऑफ बिहार जा रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 3 दिन का गैप होगा, जिसकी वजह से आपको 3 दिन के बाद ही वीडियो प्रोवाइड होगा। पार्ट 2 सारा आने लगेगा 3 दिन के बाद से ही। और 8 9 जो लास्ट चैप्टर हमारा बच गया, इसको भी कंप्लीट करा देंगे 3 4 दिन के बाद, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया।
तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 पे आएगा, अब सारे वीडियो का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आएगा, जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लेना, एग्जाम में सिक्योर कर लेना अपने मार्क्स को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, सपोर्ट के लिए, इतना देर तक बने रहने के लिए उसके लिए भी थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। गुड बाय, टाटा।